should have left the knife in for the po-po, Colonel, man. I'll put it back. Don't put it back. ये मूवी स्टार्ट होती है एक आदमी निक से, जो कि एक पुलिस वाला था। वो अपने दोस्त जिमी को बताता है कि वो फिर से डिटेक्टिव एग्जाम में फेल हो गया है। निक 2 बार पहले भी फेल हो चुका था। जिमी उसको कहता है इसलिए मैं एग्जाम देता ही नहीं हूँ क्योंकि इससे बहुत टेंशन और स्ट्रेस होती है। निक उसको कहता है कि अपनी वाइफ से कहना कि वो रात को डिनर पे ऑड्री को कुछ ना बताए। निक की वाइफ ऑड्री एक हेयर ड्रेसर थी। वो अपनी कलीग्स को कहती है कि निक बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं रहा। 15 साल हो गया हमारी शादी को और हम हनीमून पे भी नहीं गए। हमने यूरोप जाना था। रात को ऑड्री निक से बहुत ज़्यादा खफा थी। उसको बोलती है कि निक हम यूरोप कब जाएंगे। निक उसको कहता है कि मैंने तुम्हें ये सुबह सरप्राइज़ देना था, लेकिन अभी बता देता हूँ कि मैंने यूरोप की टिकट्स ले ली हैं। असल में निक का ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन ऑड्री की वजह से उसने ये डिसीजन लिया था। अब वो लोग यूरोप जाने के लिए प्लेन पे सवार हो जाते हैं। निक क्योंकि बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था तो वो लोग फर्स्ट क्लास टिकट नहीं लेते। निक सो जाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से खराटे मारने लगता है, जिसकी वजह से ऑड्री उधर से उठ जाती है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ऑड्री के बारे में बताती हूँ। ऑड्री एक हेयर ड्रेसर थी और उसे मिस्ट्री नॉवेल्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो एलर्जी की पेशेंट थी और क्लारेटिन के अलावा कोई भी मेडिसिन उसे फ़ायदा नहीं देती थी। आगे अब ऑड्री एयर होस्टेस की नज़र से बच के फर्स्ट क्लास में चली जाती है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है। वो उससे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पे ऑड्री बताती है कि मैं अपने हनीमून पे आई हूँ। एयर होस्टेस ऑड्री को वापस जाने का कहती है, जिस पे वो बंदा उसको कहता है कि ऑड्री मेरी गेस्ट है, मेरा नाम चार्ल्स कैवेंडिश है। वो बहुत अमीर और बहुत पावरफुल आदमी था। ये सुन के एयर होस्टेस वहाँ से चली जाती है। ऑड्री कहती है कि तुम्हारा नाम मिस्ट्री नॉवल के किसी बैड कैरेक्टर जैसा है। निक उठता है और ऑड्री को ढूंढने फर्स्ट क्लास आ जाता है। उधर ऑड्री और चार्ल्स मज़े से बातें कर रहे थे। चार्ल्स उसे बताता है कि मेरी मंगेतर मुझे छोड़ के मेरे अंकल के साथ शादी कर रही है। अंकल मैल्कम जो चाहते हैं उन्हें मिल जाता है। वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, $70 बिलियन की जायदाद के मालिक। चार्ल्स ऑड्री को कहता है कि मैं अंकल मैल्कम की पार्टी में जा रहा हूँ, अगर तुम दोनों को कोई प्लान नहीं है तो तुम लोग भी मेरे साथ आ सकते हो। इधर निक भी फर्स्ट क्लास पहुँच जाता है। वो निक को कहती है कि चार्ल्स ने हमें अपनी पार्टी पे इनवाइट किया है, वहाँ बहुत मज़ा आएगा। निक चार्ल्स से बड़ा जेलस हो रहा था। वो ऑड्री को एक साइड पे लेके जाके कहता है कि मुझे इस बंदे से कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं। वो ऑड्री को कहता है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, हम अपने ओल्ड प्लान को ही फॉलो करेंगे, बस से जाएंगे और बहुत इंजॉय करेंगे, जिस पे ऑड्री राज़ी हो जाती है। लेकिन जब वो बस वाली जगह पहुँचते हैं तो उसके हालात देखकर यही डिसाइड करते हैं कि चार्ल्स की पार्टी ही ठीक है। जब वो उधर पहुँचते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वो यार्ड बहुत ही बड़ा था। निक ऑड्री को कहता है मुझे तो बहुत भूख लग रही है, डिनर कब करेंगे। वो उसको कहती है निक चुप करो, तुम्हें हर वक्त बस खाने की ही पड़ी रहती है। वहाँ पे वो दोनों चार्ल्स की एक्स गर्लफ्रेंड सूजी से मिलते हैं। वो कहती है तुम क्या ये 2 नमूने ले आए हो। टोबी मैल्कम का इकलौता बेटा था, लेकिन मैल्कम टोबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। खैर वो ऑड्री और निक को रहने के लिए एक रूम दे देते हैं। ऑड्री रूम में निक को न्यूज़ पढ़ के सुना रही थी कि बुढ़े ठरकी मैल्कम ने एक 23 साल स्की इंस्ट्रक्टर से शादी की है। उस बंदे की $70 बिलियन की जायदाद थी। वहाँ उन्हें एक एक्ट्रेस मिलती है जिसका नाम ग्रेस बलार्ड था। निक उसे देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। चार्ल्स उसको कहता है ये कोई इतनी खूबसूरत भी नहीं है, होंठ, नाक, चिन सब नकली है, पैसे से सब हो जाता है। आगे से उन्हें एक डरावना सा आदमी आता हुआ दिखाई देता है। वो बंदा मैल्कम का बेस्ट फ्रेंड था और वो कर्नल था। उसने मैल्कम की जान बचाने के लिए अपनी एक आंख और बाजू गवा दिया था। उसके साथ उसका एक बॉडीगार्ड था जिसका नाम सरगई था। वहाँ पे उन्हें एक महाराजा भी मिलता है जिसका नाम था विक्रम। वो उससे पूछती है कि महाराजे क्या होते हैं। विक्रम कहता है कि मैं तो पैदाइशी महाराजा हूँ, यानी सोने का चमचा लेके पैदा हुआ, तो मुझे नहीं पता कि महाराजे क्या करते हैं और क्या होते हैं। वो निक को कहता है कि निक क्या तुमने कभी किसी को ठोका है, कभी किसी को गोली मारी है, मारपीट की है। निक कहता है नहीं मैंने ऐसा कभी नहीं किया। ऑड्री हंस के कहती है कि निक का तो कभी निशाना भी ठीक नहीं लगा, उसने क्या किसी को मारना है। तो निक कहता है कि ऑड्री को दूध दही से एलर्जी है। ऑड्री कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो। वो कहता है मुझे लगा हम एक दूसरे की सबके सामने बुराइयां कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारा भी मजाक उड़ा दूं। जिस पे ऑड्री कहती है अच्छा ठीक है मुझे समझ आ गई है। उधर बहुत ही चिल सीन था, सब पार्टी करने में लगे हुए थे। वहाँ उनको कार्लोस मिलता है जो कि एक रेस कार ड्राइवर था। कार्लोस को इंग्लिश नहीं आती थी। अब चार्ल्स ऑड्री को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताता है। वो उसको एक डैगर दिखाता है जो कि बहुत ही कीमती था। वो चाइनीज़ डैगर था। वो उसको कहता है कि मैंने सुना है कि ये मार्को पोलो की फैमिली की तरफ से गिफ्ट था। मैल्कम सबका शुक्रिया अदा करता है पार्टी में आने के लिए। वो कहता है कि मैं बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि तुम सब लोग कीड़े हो और मेरा खून चूस रहे हो। तुम सब बस मेरे पैसे के पीछे हो।
निक और ऑड्री सुन के हैरान हो जाते हैं और ये सब बड़ा एंजॉय भी कर रहे थे। मैल्कम कहता है कि मैं अपनी पूरी जायदाद सूजी के नाम कर रहा हूँ। ग्रेस ये सुन के गुस्से में रूम से बाहर चली जाती है। चार्ल्स कहता है कि क्या आपने हमें यहाँ इंसल्ट करने के लिए बुलाया है। मैल्कम अभी वसीयत साइन ही करने वाला था कि एकदम लाइट चली जाती है और गन शॉट की आवाज़ आती है। कुछ सेकंड्स में लाइट वापस आती है तो मैल्कम मर चुका था। किसी ने उसका मर्डर उसी चाइनीज़ डैगर से किया था। अभी निक बोल ही रहा होता है कि डेड बॉडी से चाकू ना निकाले कि कर्नल वो चाकू निकाल लेता है। निक उसको कहता है कि डेड बॉडी से मर्डर वेपन नहीं निकालते, तो कर्नल वापस दोबारा मर्डर वेपन बॉडी में डाल देता है। अब निक कहता है कि कोई भी बॉडी को हाथ ना लगाए। बाकी सब चेक करते हैं कि मैल्कम ने कहीं पेपर्स पे साइन तो नहीं किए जो कि उसने नहीं किए होते। निक कहता है कि कोई कुछ ना करे, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। ऑड्री कहती है कि हाँ सब निक की बात सुनो, वो एक डिटेक्टिव है, जो कि हमें बताया कि निक ने झूठ बोला था। निक कहता है कि सब इधर ही रहे पुलिस के आने तक, आप लोगों में से ही कोई एक किलर है। तब तक मैं ज़रा श्रिम्प्स खा लूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ऑड्री को इस तरह की मर्डर मिस्ट्रीज वैसे ही बहुत पसंद थी। निक सो रहा था, वो उसको उठा के कहती है कि तुम्हें किस पे ज़्यादा शक है। निक कहता है कि मर्डर टोबी नहीं किया होगा क्योंकि उसके बाप मैल्कम ने उसके नाम कुछ नहीं किया। ऑड्री कहती है कि देखो जिस पे सबसे ज़्यादा शक होता है वो किलर नहीं होता। बाहर दोबारा एक गन शॉट की आवाज़ आती है, यहाँ किसी ने टोबी को भी मार दिया था। निक कहता है ठीक है, मेरा अंदाज़ा गलत था। डिटेक्टिव एक एक करके सबको इन्वेस्टिगेट करता है। डिटेक्टिव कहता है कि उस दिन कोई अनयूजुअल चीज़ हुई थी, तो सब कहते हैं हाँ वो अमेरिकन। डिटेक्टिव उन दोनों से फिर क्वेश्चंस पूछता है। वो ऑड्री को भेज के निक से कहता है कि मुझे पता है कि तुम डिटेक्टिव नहीं हो, तुम लोग 10 घंटे पहले आए हो और 2 मर्डर हो गए हैं, तुम एक नाकाम डिटेक्टिव हो और मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा शक है। निक उसको कहता है कि आपने जो करना है करें, मैं ज़रा आराम करके आता हूँ। अब वो लोग बाहर कार्लोस की रेस देखने जाते हैं। ऑड्री को इस केस को सॉल्व करने में बड़ा इंटरेस्ट था। निक कहता है मर्डर की हमेशा 3 वजहें होती हैं, पैसा, प्यार और बदला। अब हमें यही पॉइंट्स माइंड में रख के मर्डरर को ढूंढना होगा। कार्लोस की रेस स्टार्ट होती है। निक और ऑड्री अलग अलग सबसे इन्फो निकलवाने की कोशिश करते हैं। ऑड्री कर्नल से सवाल पूछती है, निक विक्रम से क्वेश्चंस करता है। विक्रम कहता है कि शायद कार्लोस ने ही मर्डर किया है। बहुत साल पहले कार्लोस के डैड ने एक रेस में अपने पाँव गंवा दिए थे और इसकी वजह मैल्कम था क्योंकि उसने सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए थे। लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि कार्लोस ने ही कत्ल किया होगा। निक फिर ग्रेस से पूछता है। ग्रेस कहती है मुझे तो 100% चार्ल्स पे शक है। निक ऑड्री को कहता है कि चार्ल्स के पास 3 रीजंस हैं। मैल्कम ने उसका प्यार छीन लिया जिस पे उसने बदला लिया और पैसा भी मिल जाएगा उसे। वो लोग अपने रूम में बैठ के ये सब बातें कर रहे थे कि दरवाजे के नीचे से एक नोट आता है जिस पे लिखा होता है कि रूम 802 में आ जाओ। ऑड्री निक को कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे पीनट M&M's भी कातिल नहीं चुराए हैं। निक कहता है वो तो मैंने उठाए थे ऑड्री। अब वो लोग रूम 802 में चले जाते हैं। निक एक लैंप उठा लेता है। ऑड्री कहती है निक ये तुम क्या कर रहे हो? तो निक कहता है कि ये मेरा हथियार है। वो रूम में एंटर होते हैं कि सरगई उनके सर पे गन को पॉइंट करके कहता है कि इधर ही बैठ जाओ। वो कहता है कि मैं तुम लोगों को एक राज बताना चाहता हूँ। जब कर्नल ने मैल्कम को बचाया था तो वो उधर सिर्फ अपने हाथ और आंख गवा के नहीं आया था, बल्कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड भी गवा दी थी। कर्नल 9 मंथ के लिए कोमा में चला गया था और उसकी मंगेतर ने मैल्कम से शादी कर ली थी। ऑड्री और निक कहते हैं इस बुड्ढे को क्या दूसरों की गर्लफ्रेंड्स लेने की ही आदत थी बस। सरगई बताता है कि फिर वो प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन डिलीवरी के वक्त माँ और बच्चा दोनों मर गए थे। कर्नल वैसे तो इस इवेंट के बारे में कभी बात नहीं करता था, लेकिन एक दिन शराब के नशे में उसने मुझसे पूछा था कि किसी को कत्ल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो मैंने कहा था कि किसी ऐसे वक्त और ऐसी जगह पे मारो जहाँ बहुत सारे लोग हों और कंफ्यूजन क्रिएट हो सके। मुझे लगता है कि मैंने ही कर्नल को मर्डर का आइडिया दिया है। एकदम दरवाजे पे दस्तक होती है। सरगई निक और ऑड्री को क्लोजेट में छुपने का कहता है। उनको बाहर से गन शॉट की आवाज़ आती है। वो बाहर आके देखते हैं तो किसी ने सरगई को भी मार दिया था और वो रूम में आके निक और ऑड्री को भी मारना चाहता था, लेकिन वो दोनों रूम की खिड़की से भागने लगते हैं। उनको कर्नल पे शक था, लेकिन वो कर्नल को अपने वॉशरूम में फ्लॉसिंग करते देख लेते हैं। फिर वो एक दूसरे रूम में चले जाते हैं। बाहर से कोई रूम में आ रहा था तो वो दोनों बेड के नीचे छुप जाते हैं। ग्रेस और विक्रम रूम में आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोनों रूम से चले जाते हैं और ऑड्री और निक भी बाहर निकल आते हैं। अब वो दोनों बार में बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि कर्नल तो नहीं हो सकता और विक्रम और ग्रेस भी उनके सामने थे, तो सरगई को किसने कत्ल किया। इधर न्यूज़ में बता रहे होते हैं कि पुलिस निक और ऑड्री को ढूंढ रही है। वो दोनों बहुत मोस्ट वांटेड हैं। निक दोनों फ़ोन उठा के वाइन पिक्चर में डाल देता है। ऑड्री उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो निक कहता है कि ताकि सिम से कोई हमें ट्रैक ना कर ले। ऑड्री कहती है कि तुम सिम निकाल के भी तो डाल सकते थे ना। न्यूज़ पे पुलिस वाला कहता है कि निक कोई डिटेक्टिव नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, जिस पे ऑड्री उससे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला और ये ट्रिप के पैसे किधर से आए।
वो निक से खफा होकर चली जाती है। चार्ल्स उसको अपने साथ गाड़ी में कहीं ले जाता है। अब निक न्यू फ़ोन बाय कर लेता है और वो खुद इस केस को इन्वेस्टिगेट करने निकल जाता है। मैल्कम ऑड्री को गाड़ी में छोड़ के जाता है और कहता है कि मैं थोड़ी देर तक आया। गाड़ी में ऑड्री को क्लैरिटन नज़र आती है, लेकिन क्लैरिटन के बॉक्स पे जैपनीज़ लिखी हुई थी। उसे याद आता है कि सूजी भी क्लैरिटन लेती थी। इसका मतलब है कि सूजी और चार्ल्स अभी भी मिलते हैं। क्या पता उन दोनों ने प्लान बना के मैल्कम को मार दिया हो। वो गाड़ी से निकल के बाहर आती है। लाइब्रेरी में कोई भाग रहा था कि अचानक उसे निक नज़र आता है। वो बताती है कि मुझे लगता है कि चार्ल्स और सूजी मिले हुए हैं। एकदम उधर कोई फायरिंग स्टार्ट कर देता है। वो दोनों लाइब्रेरी रैक्स गिरा के बाहर आ जाते हैं। बाहर उन्हें कार्लोस नज़र आता है। निक अपनी वीक लैटिन में कार्लोस से सूजी का पूछता है और सूजी वहीं आ जाती है। सूजी उन लोगों पे गन पॉइंट कर देती है, जिस पे सब बहुत डर जाते हैं कि अचानक कोई मास्क में सूजी को मार देता है। निक उस मास्क वाले पर्सन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी निशाना नहीं लगता। उधर सूजी भी मारी जाती है। मास्क वाला बंदा निक को वही डांट मारने की कोशिश करता है जिससे उसने सूजी का कत्ल किया था, लेकिन निक एक प्लेट उठा के उसके सर पे मार देता है, जिससे उस बंदे के सर पे चोट लगती है और वो वहाँ से भाग जाता है। ऑड्री निक को कहती है कि तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, तो मैं भी तुम्हारा साथ देती। हमने कितनी अजीब अजीब हरकतें एक दूसरे के साथ मिलके की हैं। तुम्हें मुझ पर यकीन रखना चाहिए था। अब वो दोनों मिलके एक प्लान करते हैं। उनको लगता था कि चार्ल्स किलर था, तो वो चार्ल्स के विला पहुंच जाते हैं और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। लेकिन जब वो उधर पहुंचते हैं तो कोई चार्ल्स को भी जहर दे के मार चुका था। मतलब कातिल तो कोई और ही था। अब पुलिस भी उधर आ रही थी और सारा इल्ज़ाम निक और ऑड्री पे आना था। अब वो दोनों सोचते हैं कि हमें कातिल को सामने लाना होगा और वो एक न्यू प्लान बनाते हैं। वो बाकी सबको बुला लेते हैं। बहुत ड्रामेटिक अंदाज में वो दोनों बहुत फुल ड्रेसअप होकर नीचे आते हैं। डिटेक्टिव भी उधर पहुंच जाता है। वो उन दोनों को अरेस्ट करने का कहता है, लेकिन साथ ये भी बताता है कि फ्रेंच लॉ में आज तक किसी को फांसी नहीं हुई। फ्रेंच लॉ के मुताबिक वसीयत में जो भी लिखा हो प्रॉपर्टी सिर्फ बच्चों में ही बराबर तकसीम होती है। ग्रेस कहती है कि मैल्कम का तो बस एक ही बेटा था, लेकिन निक बताता है कि उनके 2 बच्चे थे। एक वो बेटा था जो कर्नल की गर्लफ्रेंड मैडलिन से पैदा हुआ था, लेकिन वो मर गया था। बट असल में वो नहीं मरा था, सबको ऐसा लगता था। निक ने अपने फ्रेंड के जरिए इन्वेस्टिगेट करवाया था, जिससे पता चला था कि डेथ सर्टिफिकेट सिर्फ मैडलिन का था और उस बेबी का नहीं था। मतलब वो अभी भी जिंदा है। और मैडलिन ने एक लड़के को नहीं बल्कि एक लड़की को जन्म दिया था, लेकिन मैल्कम को बेटा चाहिए था क्योंकि उसने अपनी नस्ल आगे बढ़ानी थी, इसलिए उसने बच्ची को छोड़ दिया था। विक्रम कहता है तो उस लड़की ने अपना नाम बदल लिया होगा। यहाँ पता चलता है कि ग्रेस ही थी जिसने अपना नाम चेंज किया था। उसका नाम ग्रेस बलार्ड नहीं बल्कि ग्रेस बटलर था। बटलर का फ्रेंच लबॉटलियर होता है, जो कि मैडलिन का भी सरनेम था। ग्रेस कहती है कि वो ही मैल्कम की बेटी है, लेकिन उसने मैल्कम का खून नहीं किया। वो कहती है मैं जरा अब अपने डैडी का पैसा उड़ाने जा रही हूँ। उठ के जाने लगती है, लेकिन ऑड्री को अचानक कुछ याद आता है। ऑड्री उसे कहती है कि तुमने हैट क्यों पहनी हुई है। निक ने किलर को एक प्लेट मारी थी, जिसकी वजह से निशान जरूर होगा किलर के फोरहेड पे। ग्रेस मना करती है, लेकिन डिटेक्टिव पीछे से उसकी हैट उतार देता है और ग्रेस के सर पे वही निशान था, मतलब कि वो पकड़ी गई थी। वो ऑड्री को पकड़ लेती है, लेकिन निक एक रिवॉल्वर निकालता है, ग्रेस के कंधे पे मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है। बाहर ऑड्री कार्लोस को थैंक यू बोलती है, जिसपे कार्लोस फ्रेंच में कहता है यू आर वेलकम माई लेडी, और ये कह के वहाँ से जाने लगता है। विक्रम निक से पूछता है कि वैसे ग्रेस सरगई को कैसे मार सकती है, क्योंकि उस टाइम तो वो मेरे साथ थी। एकदम ऑड्री को याद आता है कि कार्लोस को तो इंग्लिश नहीं आती। इंस्पेक्टर जाके कार्लोस को पकड़ने लगता है, लेकिन वो उसकी गन छीन के डिटेक्टिव को पकड़ लेता है। कार्लोस कहता है कि सारा प्लान उसका है। मैल्कम ने मेरे फादर की सेफ्टी नहीं देखी, जिसकी वजह से उनके दोनों पाँव चले गए थे और इसका बदला ले रहा है। फिर वो पुलिस को एक कार में हॉस्टेज बना के अपने साथ ले जाता है। ऑड्री और निक एक फरारी में बैठ के उसका पीछा करते हैं। ऑड्री बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज में गाड़ी चलाती है और वो अपनी गाड़ी कार्लोस की गाड़ी से हिट करती है, जिसकी वजह से कार्लोस की गाड़ी एक स्टैचू से जाके लगती है। निक पुलिस वाले को गाड़ी से निकाल लेता है, लेकिन कार्लोस उसको वहाँ मुक्का मारता है। गन उसकी तरफ पॉइंट करके कहता है तुम लोगों ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। वो ये बोल ही रहा होता है कि वही स्टार्टिंग वाली बस जिसमें निक और ऑड्री ने जाना था कार्लोस को आके हिट करती है और वो मर जाता है। डिटेक्टिव उन दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता है और वो कहता है कि आपकी आगे की ट्रिप हम लोगों की तरफ से है, और इधर मूवी खत्म हो जाती है।